जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। इससे पहले जो मेरा एक सेशन था उसके अंदर जो है वो मैंने रेजिडुअल इनकम और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए थे। और जो कि हमारा आज का लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 14 है उसका टॉपिक है द कंपैरिजन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेजिडुअल इनकम। और इसके ऊपर जो प्रैक्टिस है वो मैंने चूंकि पहले सेशन में भी करवाई है और अभी भी मैं जो है वो और मजीद क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ। वो वाले क्वेश्चन जो मैंने इससे पहले आप लोग स्टूडेंट्स को करवाए हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप उनको भी कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी जो वर्किंग है उसको समझ सकते हैं और उन क्वेश्चंस को समझ के आप अपनी जो है वो अपने एग्जामिनेशंस के लिए या आप अपने जो भी इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो मैं ये वाले भी जो क्वेश्चंस होंगे ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को जो है वो तमाम क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है वो आपके पास अवेलेबल हो। हम लोगों ने इससे पहले भी 4 एक्सरसाइजेस करने की कोशिश की है। यहाँ पे भी हम लोग जो है वो इंशाल्लाह तो 2 के करीब एक्सरसाइजेस करने की कोशिश करेंगे और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मैं आपके साथ जो है वो क्वेश्चन शेयर करता हूँ और फिर हम लोग जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हियर इज द क्वेश्चन। मैंने इसके लिए मैनेजरियल अकाउंटिंग बाय गैरिसन नोरीन के 15th एडिशन में से एक्सरसाइज नंबर 12 जो है वो उसको सिलेक्ट किया है और इस एक्सरसाइज को जो है वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। The data is selected sales and operating data for the 3 divisions of different structural engineering firms are given as follows। जो 3 different structural engineering divisions हैं, division A, division B और division C, और इनकी सेल्स हमें दी गई है, एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स हमें दिए गए हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम हमें दी गई है और मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है। मीन ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हो सकता है, ये आपका जो है वो रिक्वायर्ड रिटर्न हो सकता है कि कंपनी को कम से कम इतना प्रॉफिट जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर हर हाल में कमाना है, तो ये वो बेसिकली वो फिगर है। अब हम लोगों ने इसी डेटा को यूज करके कैलकुलेट क्या करना है, कंप्यूट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर ईच डिवीजन using the formula stated in terms of margin and turnover। मार्जिन और टर्नओवर वाला फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने क्या करना है, इसकी कंप्यूटेशन करनी है और फिर हम लोग उसको एक्सप्लेन भी करना सीखेंगे। तो हम लोग जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपके साथ जो है वो बोर्ड शेयर करने जा रहा हूँ, आप देखिएगा प्लीज। दिस इज आवर एक्सरसाइज 11 and 12 और इसमें हमने सबसे पहले जो है वो कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो हमें फॉर्मूला यूज करना है दैट इज मार्जिन मल्टीप्लाई बाय टर्नओवर। ये फॉर्मूला जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इसको बड़े डिटेल में डिस्कशन किया था। दिस इज बेसिकली ड्रॉ पॉइंट एनालिसिस मेथड और जिसमें हम लोग 2 कंपोनेंट जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के कैलकुलेट करते हैं। तो मार्जिन का बेसिकली फॉर्मूला क्या है, नेट ऑपरेटिंग इनकम, जिसको हम लोग अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं, और डिवाइडेड बाय हम इसको करते हैं सेल्स के साथ। इसको टोटल सेल्स भी कह लें, ग्रॉस सेल्स भी कह सकते हैं, इवन नेट सेल्स भी यूज हो सकती हैं। मल्टीप्लाई बाय आप लोग फिर यहाँ पे लिखते हैं टर्नओवर का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स। एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स की फिगर हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये एक बैलेंस शीट आइटम होती है और बैलेंस शीट आइटम में जाहिर है कि वक्त के साथ साथ चेंजेस आ सकती हैं। कुछ एसेट्स हम खरीद रहे होते हैं, कुछ हम बेच रहे होते हैं, कुछ हम लोग एक्सपायर कर रहे होते हैं और वक्त के साथ साथ डेली बेसिस के ऊपर उनमें प्लस एंड माइनस हो रहे होते हैं। तो इसलिए हम लोग एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर जो है वो एसेट का बैलेंस ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फिर एवरेज एसेट्स की फिगर ले लेते हैं कि थ्रू आउट द जो पीरियड है हमारे पास वो इतना जो है वो इसका ओपनिंग एसेट्स इतने थे, क्लोजिंग एसेट्स इतने हैं, हम दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एवरेज एसेट्स आ जाएगा। या फिर आप लोग मंथली बैलेंसेस ले लेंगे, उसको डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे प्लस करके, तो फिर आपके पास एवरेज एसेट्स आ जाएगा। तो बहरहाल हम ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। अब हमारे पास जो है वो 3 डिवीजन हैं बेसिकली इस एक्सरसाइज के अंदर। हम लोग डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी की अगर हम लोग यही 2 फिगर्स कैलकुलेट करते हैं मार्जिन और टर्नओवर की,
तो ये हम लोग जो है वो किस तरीके से करेंगे। ये सबसे पहले हमारे पास जो है वो डिवीजन ए है। डिवीजन ए के लिए हम लोग नेट ऑपरेटिंग इनकम हमें डिवीजन ए की गिवन है, दैट इज 600,000। ये 6 लाख की हमें इनकम जो है वो गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर, जो हमें टेबल दिया गया है उस डेटा में, उसमें से ये सारी इंफॉर्मेशन है वो जो गिवन है। नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवीजन ए की 6 लाख है और उसकी सेल्स 12 लाख की हैं, सॉरी 12 मिलियन की हैं, 1 करोड़ 20 लाख की। और एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स जो हैं वो उसके 30 लाख के, आई मीन 3 मिलियन के हैं। और इसी तरीके से डिवीजन बी और डिवीजन सी का भी डेटा दिया गया है। इसी डेटा को हम लोग जो है वो अपनी एक्सरसाइज के अंदर यूज कर रहे हैं सॉल्यूशन के लिए। 6 लाख है और फिर इसकी जो आप समझ लें सेल्स हैं वो हैं जी 1 करोड़ 20 लाख की, मीन 12 मिलियन की। तो ये मैंने यहाँ पे 12 मिलियन लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय सेल्स हैं इसकी जी 12 मिलियन की, यहाँ पे मैंने 12 मिलियन की फिगर लिख दी, डिवाइडेड बाय हम इसके नेट ऑपरेटिंग एसेट जो हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर वो है जी 3 मिलियन के। तो 3 मिलियन मैंने यहाँ पे लिख दिया। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 6 लाख को डिवाइडेड बाय करेंगे 12 मिलियन के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 5%। ये 5% याद रखिएगा, मार्जिन हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। आप इसको जब परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास ये 5% आ जाएगा। और ये वाली फिगर जो है वो आपकी टाइम्स के अंदर आती है। ये हमें 12 मिलियन को डिवाइडेड बाय 3 मिलियन करेंगे तो ये आ जाएगा जी 4 टाइम्स। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इस डिवीजन का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा जी 20%। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस डिवीजन का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर दिया, दैट इज 20%। फिर उसके बाद हम लोग डिवीजन बी को देख लेते हैं। डिवीजन बी के लिए हमें यही वाली फिगर जो है वो दी गई है। नेट ऑपरेटिंग इनकम जो डिवीजन बी की हमें गिवन है दैट इज 5,60,000। जो मैंने भी आप लोगों को टेबल दिखाया है उसमें ये तमाम फिगर्स हैं। और इसकी जो हमें सेल्स दी गई हैं वो है 14 मिलियन की। 14 मिलियन की इन्होंने सेल्स की हैं। मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेल्स उसकी 14 मिलियन और डिवाइडेड बाय इसके ऑपरेटिंग एसेट्स जो है वो जो हमें गिवन है दैट इज 7 मिलियन। 7 मिलियन के हमें जो है वो ऑपरेटिंग एसेट्स इनके दिए गए हैं। ये मैं आप लोगों को फिगर्स दिखाने के लिए दोबारा क्वेश्चंस के ऊपर लेके जा रहा हूँ। देखिए 14 मिलियन की उसकी जो है वो सेल्स हैं, 7 मिलियन इसके ऑपरेटिंग एसेट्स हैं और 5,60,000 के उसके क्या हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम है। यही फिगर्स को हम लोगों ने अपने सॉल्यूशन के अंदर यूज किया है। अब इसके बाद इनकी अगर आप लोग कैलकुलेशन करते हैं, 5,60,000 को 14 मिलियन पे आप डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई पे आप 100 कर देंगे इसके साथ इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास 4%। ये आपके पास फिगर आ जाएगी 4%। और मल्टीप्लाई बाय जब आप इसको करोगे तो ये 14 मिलियन को जब आप 7 मिलियन पे डिवाइड करेंगे तो दैट इज 2। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा जी 8%। मीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया इसका 8%। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास तीसरा जो डिवीजन है डिवीजन सी, हम उसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। डिवीजन सी के लिए हमें ऑपरेटिंग इनकम जो हमें गिवन है दैट इज 800,000, मीन 8 लाख की ऑपरेटिंग इनकम है इनकी। और इनके जो इनकी टर्नओवर है, मीन सेल्स है इनकी, वो है 25 मिलियन की। तो 25 मिलियन इनकी सेल्स है। मल्टीप्लाई बाय 25 मिलियन की जो इनकी सेल्स की फिगर है उसको जब आप लोग डिवाइड करोगे इसके एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स के साथ जो कि हमें गिवन है 5 मिलियन के, 5 मिलियन के इसके ऑपरेटिंग एसेट्स हैं। अब ये वाली फिगर भी ऑफ कोर्स हमारे जो गिवन डेटा था उसमें हमें दी गई है। 25 मिलियन की उसकी सेल्स हैं, 5 मिलियन के उसके एसेट्स हैं, 8 लाख की उसकी इनकम है 800,000 की। तो इसको हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोगों ने इन दोनों को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करके करेंगे, तो जब आप इनका आंसर आएगा उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाता है जी 3.2%। और मल्टीप्लाई बाय जब हमने इसको किया तो ये इसका टर्नओवर आता है जी 5। मीन इन्होंने अपने एसेट का 5 टाइम्स जो है वो अपनी सेल्स की हैं। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा जी 16%। तो अब इस तरीके से आप लोग जो है वो इन तीनों डिवीजन्स की क्या कर सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप इनको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले डिवीजन की हमारे पास जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है 20%, दूसरे का आता है 8% और तीसरे का आता है 16%। जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी वो हम लोगों ने पूरी कर ली है।
अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है हमारे क्वेश्चन में। सेकंड रिक्वायरमेंट, कंप्यूट द रेजिडुअल इनकम फॉर ईच डिवीजन। अब हमने रेजिडुअल इनकम कैलकुलेट करनी है। पहले डिप में हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया था, अब हम लोगों ने रेजिडुअल इनकम को कैलकुलेट करना है। तो मैं आपके साथ दोबारा से सॉल्यूशन शेयर करता हूं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट नंबर 2 जो है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ, दिस इज रिक्वायरमेंट नंबर 2, और इसमें हम लोगों ने रेजिडुअल इनकम को कैलकुलेट करना है, रेजिडुअल इनकम। ओके, अब रेजिडुअल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिडुअल इनकम इज इक्वल टू होता है जी नेट ऑपरेटिंग इनकम माइनस इसमें से करते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, या इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं और इसको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रिटर्न मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट या एवरेज एसेट्स। एवरेज इन्वेस्टमेंट और एवरेज एसेट्स, ये आप इनको मल्टीप्लाई जब आप करते हैं दोनों को, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाती है। अब हम लोग जो है वो यहाँ पे, एक तो है जी डिवीजन ए, फिर है जी डिवीजन बी, फिर है जी डिवीजन सी। ये 3 डिवीजन हैं। सबसे पहले हम लोग इनकी नेट ऑपरेटिंग इनकम्स लिख लेते हैं। डिवीजन ए की नेट ऑपरेटिंग इनकम जो हमें हमारे क्वेश्चन में दी गई है, वो हमें दिया गया है जी 6 लाख। डिवीजन बी की हमें नेट ऑपरेटिंग दी गई है 5,60,000, और डिवीजन सी की हमें नेट ऑपरेटिंग इनकम दी गई है 8 लाख की। तो इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया। अब इसमें से हमने करना है लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो हम लोगों ने इनमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को आप लेस करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा रेजिडुअल इनकम। ये इसका बेसिकली फॉर्मूला है। अब आप कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने के लिए जो मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया है आपको, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट, आप इसी को कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी जो वर्किंग है वो यहाँ पे शो करने जा रहा हूँ, जो यहाँ पे ये मैंने इसकी कैलकुलेशन की है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स जो हैं, ये बेसिकली उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, जो उन्होंने एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये इसकी एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स हैं इस वाले डिवीजन ए के, वो हैं जी 3 मिलियन के। डिवीजन बी के एवरेज ऑपरेटिंग एसेट जो हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर, वो हैं जी 7 मिलियन के, जो हम लोगों ने पहले पिछली वाली कैलकुलेशन में भी यूज किया। जैसे यहाँ पे देखिए ये 7 मिलियन की आपको फिगर नजर आ रही है, इसी तरीके से इसकी 3 मिलियन की फिगर नजर आ रही है, और इसी तरीके से इसकी जो है वो आपको ये 5 मिलियन की फिगर नजर आ रही है। तो इन्हीं को ही हम लोग यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। इसके ऑपरेटिंग एसेट्स हैं 5 मिलियन के, और हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हर एक जो डिवीजन है उसका हमें प्रोवाइड किया गया है। इसका है 14%, इसका है 10%, इसका है 16%। तो इनके साथ जो है वो हम लोग उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले का है जी 14%, इसका है जी हमारे पास 10%, और इसका है हमारे पास 16%। जब हम लोगों ने 3 मिलियन का 10% लिया, 14% लिया, 3 मिलियन का 14% लिया, तो ये हमारे पास आ गया जी 4,20,000। ये फिगर आ गई, ये है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, और इसको जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 7 लाख। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी डिवीजन बी की, और डिवीजन सी की जो है वो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 800,000, 8 लाख। जब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया 5 मिलियन को 16% के 5 मिलियन का 16% लिया, तो हमारे पास जो है वो 8 लाख इसकी जो है वो आ गई। अब हम इन फिगर्स को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे।
इसके है वो जी 4,20,000 और इसका है हमारे पास 7 लाख और इसकी है जी हमारे पास 8 लाख। इसको चूंकि हम लोगों ने लेस करना है तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, माइनस करना है। 6 लाख में से 4,20,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,80,000। 1,80,000 जो है वो इसकी रेजिडुअल इनकम आ जाएगी। अब आप जरा गौर करें कि इसकी जो रेजिडुअल इनकम है वो नेगेटिव आ रही है, मीन ये अपनी रिक्वायर्ड रिटर्न को कवर नहीं कर रहा है ये वाला प्रोजेक्ट या ये वाला डिवीजन जो है। तो इसकी 1,40,000 जो है वो इसकी नेगेटिव फिगर आएगी। ये जो है वो नेगेटिव रेजिडुअल इनकम है इसकी। और ये डिवीजन सी की हम लोग जब देखते हैं तो 8 लाख में से 8 लाख माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगी। मीन ये भी क्या कर रहा है, अपनी सिर्फ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को तो कवर कर रहा है लेकिन उसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट कमा के हमें नहीं दे रहा है ये वाला डिवीजन। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट रेजिडुअल इनकम फॉर ईच डिवीजन। आप हर एक डिवीजन की रेजिडुअल इनकम को आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस कैलकुलेशन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिक्वायरमेंट को देखते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में उन्होंने हमें क्या पूछा है, हम लोग देखते हैं जी हमारे क्वेश्चन में नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, अज्यूम दैट ईच डिवीजन इज प्रेजेंटेड विद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दैट वुड यील्ड अ 15% रेट ऑफ रिटर्न। अज्यूम ये करना है कि हम लोगों एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि 15% जो है वो रिटर्न दे रही है। इफ परफॉर्मेंस इज बीइंग मेजर्ड बाय ROI, which division or divisions will probably be accept the opportunity or reject it, why? पहली बात तो ये है कि अगर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ या जिसका रिटर्न जो है वो 15% है, तो हमें आप बताएं कि अगर हम परफॉर्मेंस को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बेसिस के ऊपर जज कर रहे हूं तो कौन से डिवीजन जो है वो इस इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और कौन से डिवीजन जो है वो इस इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये हम लोगों ने जो है वो कैलकुलेट करना है, ये हम लोगों ने देखना है। अब इसके लिए जो है वो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपके साथ बोर्ड शेयर करने जा रहा हूं फिर से। ये है हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 3 क्वेश्चन की, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिवीजन ए है, फिर डिवीजन बी हम उसी तरीके से 3 कॉलम बना लेते हैं, और फिर डिवीजन सी। देखिए जी, अब डिवीजन ए का जो ROI था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज वी हैव टू मेक द डिसीजन बेस्ड ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था 20%, जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, दिस इज 20%। और दूसरे वाले डिवीजन का था 8% और तीसरे वाले डिवीजन का था 16%। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं, इन तीनों को फिगर्स को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, दिस वाज 8% एंड दिस वाज 16%। अब हमें जो रिक्वायरमेंट दी गई है वो ये कहा गया है कि एक जो प्रोजेक्ट है उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो है, या रिटर्न है जो उसके ऊपर, वो है 15%। मीन प्रोजेक्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ROI है वो है 15%। अब आप ये बताएं कि ऑन दिस बेसिस विच डिवीजन विल एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट एंड विच डिवीजन विल नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। अब आप जरा अगर डिवीजन ए की बात करते हैं तो ऑलरेडी वो इस वक्त जो डिवीजन अर्न कर रहा है वो है 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और जब इसको एक नया प्रोजेक्ट मिल रहा है जो कि लोअर देन 20% है, जो इसका करंट रिटर्न से कम है, तो अगर इसका क्राइटेरिया मैं आपको बताने लगा हूं, क्राइटेरिया क्या होगा, इफ रिटर्न ऑन प्रोजेक्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखता हूं, if ROI of project, new project is greater than current ROI, तो ये फिर क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा। अदरवाइज दूसरी सिचुएशन क्या है, इफ ROI ऑफ
न्यू प्रोजेक्ट इज लेस देन करंट ROI, तो उस सूरत में क्या होगा, ये रिजेक्टेड होगा। कोई भी मैनेजर अगर वो ऑटोनोमस है किसी भी प्रोजेक्ट को ऑप्ट करने में, शुरू करने में, तो वो ये इस क्राइटेरिया के ऊपर डिसीजन करेगा। अब आप जरा गौर करें कि इस प्रोजेक्ट का जो हम एक न्यू प्रोजेक्ट है उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 15%, तो करंटली डिवीजन ए का रिटर्न है 20%, जो कि क्या है, ज्यादा है करंट से। तो जो अगर करंट वाला जो है वो प्रोजेक्ट का करंट ROI अगर ज्यादा हो किससे, जो इस वक्त न्यू प्रोजेक्ट है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिर ये वाला जो डिसीजन क्या करेगा, डिसीजन क्या होगा, डिवीजन ए विल रिजेक्ट इट बिकॉज इट इज नॉट अप टू इट्स करंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। करंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20%, लेकिन ये वाला प्रोजेक्ट दे रहा है सिर्फ 15%, तो इसलिए चूंकि ये कम दे रहा है इसलिए वो क्या, इसको रिजेक्ट कर देगा। अब डिवीजन बी की देखें, इसका है 8% और करंटली दे रहा है 15%, तो फिर ये क्या करेगा, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। दिस डिवीजन विल एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। अब तीसरे वाला जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, डिवीजन सी है। तो डिवीजन सी जो है वो इसका है 16% और ये हम इसको दे रहा है 15%। अब चूंकि ये बिल्कुल इसके जो है वो ऑलमोस्ट बराबर बराबर है, जब वो बराबर बराबर हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो इनडिफरेंट भी हो सकता है इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने में, और अगर वो सब्सटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि अगर वो सिर्फ इसी को ही एक्सेप्ट करेगा तो ओवरऑल इसका प्रोजेक्ट का या ओवरऑल जो है वो इसका जो रिटर्न है वो रिड्यूस भी हो सकता है। तो इसलिए अगर वो इसके सेम रिटर्न जो है वो आप देखें जरा, ये 16% है, ये 15% है, तो ये तकरीबन उसके करीब करीब तो है, लेकिन फिर भी है कम, क्योंकि ये 16% ज्यादा है 15% की निस्बत। तो इसलिए ये भी क्या करेगा, इस प्रिंसिपल के तहत देखेंगे तो ये भी इसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि आपने ये प्रिंसिपल लगाना है कि अगर उसका करंट जो भी रिटर्न है वो अगर ज्यादा है उसके न्यू प्रोजेक्ट के रिटर्न से, तो फिर वो रिजेक्ट कर देगा। या इस तरह से समझ लें कि अगर न्यू प्रोजेक्ट का रिटर्न अगर कम है उसके करंट के रिटर्न से, तो फिर उसको वो रिजेक्ट कर देगा। तो इन दोनों सिचुएशन में वो क्या कर रहा है, क्योंकि इसका करंट जो है वो 16% है और इसका जो न्यू प्रोजेक्ट का रिटर्न है वो 15% है, इसलिए इसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो अगर एक मैनेजर को फैसला करना हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बेसिस के ऊपर, तो फिर ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो क्या करेगा, इसको जो है वो डिवीजन ए रिजेक्ट कर देगा, डिवीजन बी एक्सेप्ट कर लेगा और डिवीजन सी भी रिजेक्ट कर देगा। सिर्फ एक डिवीजन ए बी जो है वो सिर्फ उसको एक्सेप्ट करेगा। अब उसके बाद जो है वो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो हमें क्वेश्चन में दी गई है, दैट वाज रिक्वायरमेंट 3A, ये 3A थी। अब बी क्या है, इफ परफॉर्मेंस इज बीइंग मेजर्ड बाय रेजिडुअल इनकम, अगर एक जो मैनेजर है उसकी परफॉर्मेंस या डिवीजन जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो रेजिडुअल इनकम की बेस के ऊपर कैलकुलेट करनी है, या हमने असेस करना है which division or divisions will probably accept the opportunity, reject और why। तो ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब हम लोगों ने क्राइटेरिया जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बजाय क्या करना है, रेजिडुअल इनकम लेना है। ये 3A रिक्वायरमेंट थी हमारे पास। अब हम लोग जो है वो 3B को देख लेते हैं। ये है जी 3B। अब 3B में हम लोगों ने ये देखना है कि उसका जो ऑलरेडी जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ये डिवीजन ए का, डिवीजन ए, डिवीजन बी एंड डिवीजन सी। अब देखिए जी, मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न जो है वो है जी, इसका मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न जो हमें हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, मैं आप लोगों को कैलकुलेशन दिखा देता हूं। जैसे इसका था 14%, इसका था 10%, इसका था 16%। तो ये वाला मिनिमम रिटर्न है, तो हम लोग जो है वो इसी को यहाँ पे लिख लेंगे। तो मिनिमम रिटर्न इसका डिवीजन ए का था 14%, डिवीजन बी का था 10% और डिवीजन सी का था हमारे पास जी 16%। ओके, अब आप ये देखें कि अब न्यू प्रोजेक्ट जो है
प्रोजेक्ट उसका रिटर्न क्या है, वो है जी 15%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसका मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 14% है और न्यू का जो है वो 15% है, तो उस सूरत में अब मैं आपको रूल बताने लगा हूं कि रूल क्या होगा। इफ न्यू प्रोजेक्ट्स रिटर्न is greater than required rate of return, या जिसको हम मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कह रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, इस सूरत में क्या होगा, अगर न्यू प्रोजेक्ट का रिटर्न ग्रेटर देन होगा किसके हिसाब से, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, देन रेजिडुअल इनकम will be positive and residual income of the project will be positive and overall residual income of the division will increase। इससे क्या होगा, ओवरऑल जो रेजिडुअल इनकम ऑफ द डिवीजन होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। और अगर ये उलट सिचुएशन हो, मीन तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस सूरत में देखें, अगर तो न्यू प्रोजेक्ट का रिटर्न 15% है जो कि ज्यादा है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, तो उस सूरत में जो रेजिडुअल इनकम ऑफ द प्रोजेक्ट होगी वो पॉजिटिव होगी और ओवरऑल रेजिडुअल इनकम ऑफ द डिवीजन विल इंक्रीज करेगी। जब वो इंक्रीज करेगी तो ये क्या होगा, फिर एक्सेप्टेड हो जाएगा, इस सूरत में एक्सेप्ट हो जाएगा। और अदरवाइज अगर इसके रिवर्स सिचुएशन हो, अदरवाइज विल बी रिजेक्टेड। मीन अगर उलट हो, मीन न्यू प्रोजेक्ट का रिटर्न कम होगा तो उस सूरत में जो है वो जो रेजिडुअल इनकम ऑफ द प्रोजेक्ट होगी वो नेगेटिव होगी। जब वो नेगेटिव होगी तो ओवरऑल डिवीजन की जो रेजिडुअल इनकम होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। तो उस सूरत में अदरवाइज विल बी रिजेक्टेड, मीन उस सूरत में फिर जो है वो ये वाला प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आप जरा गौर करें, इस डिवीजन की क्या है, रिटर्न है 15% और ये है 14%। क्योंकि ये ज्यादा है 14% से, तो इसलिए इसकी जो रेजिडुअल इनकम होगी वो इंक्रीज करेगी। जब इसकी रेजिडुअल इनकम इंक्रीज करेगी तो ये फिर डिसीजन क्या करेगा, डिसीजन इसका ये होगा कि ये एक्सेप्ट करेगा इसको, इट विल बी एक्सेप्टेड। और इस सूरत में देखें कि ये क्या है, इसका 10% था रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन इसका 15% है, तो इसलिए ये क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि उसका जो ऑलरेडी रिटर्न रिक्वायर्ड है वो 10% है और 15% जब उसका न्यू प्रोजेक्ट देगा तो उसकी वजह से उसकी रेजिडुअल इनकम विल इंक्रीज। जब उसकी रेजिडुअल इनकम विल इंक्रीज तो फिर उस सूरत में ये भी एक्सेप्ट करेगा। और तीसरा वाला जो है ये 16% है, ये चूंकि कम है, जो ऑलरेडी वो उसका रिक्वायर्ड रिटर्न है वो 16% है, लेकिन ये वाला जो है वो 15% हमें दे रहा है। इसकी वजह से इसकी जो रेजिडुअल इनकम होगी वो कम होगी। जब वो कम होगी तो उसकी वजह से ये वाला जो डिवीजन है वो क्या करेगा, इस प्रोजेक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडुअल इनकम जो है वो रिजेक्ट कर देगा। तो इस सूरत में डिवीजन सी जो है वो रिजेक्ट करेगा, लेकिन ये दोनों डिवीजन जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये इसको हम लोग जो है वो इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि अगर एक न्यू प्रोजेक्ट का रिटर्न ज्यादा होगा किससे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, तो उस सूरत में उसकी जो रेजिडुअल इनकम ऑफ द प्रोजेक्ट होगी वो पॉजिटिव होगी और उसके नतीजे में जो रेजिडुअल इनकम ऑफ ओवरऑल डिवीजन होगी वो इंक्रीज करेगी। जब वो इंक्रीज करेगी तो उसकी नतीजे में क्या हो जाएगा, वो वाला जो है वो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर उलट सिचुएशन हो, इफ न्यू प्रोजेक्ट रिटर्न इज लेस देन हो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, जैसे कि इस सिचुएशन में है, इसका जो रिक्वायर्ड रेट
ऑफ रिटर्न था 16% और इसका जो न्यू प्रोजेक्ट का रिटर्न है वो है 15%, वो लेस है। इसकी सूरत में जो रेजिडुअल इनकम ऑफ द प्रोजेक्ट होगी वो नेगेटिव होगी और उसके नेगेटिव होने की वजह से ओवरऑल डिवीजन की जो रेजिडुअल इनकम होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। जब वो डिक्रीज करेगी तो उसकी नतीजे में वो क्या करेगा कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और उस प्रोजेक्ट को वो रिजेक्ट कर देगा। तो ये बातें जितनी भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं, यही बेसिकली इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन है, यही इसके कमेंट्स हैं, यही आप इसकी डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि भाई ये क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है और क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है। क्योंकि ये एक्सेप्ट इसलिए किया जा रहा है, इसका रिक्वायर्ड रिटर्न है 14% और ये प्रोजेक्ट दे रहा है 15%। जब ये 15% पे एक्सेप्ट किया जाएगा तो उससे इसकी रेजिडुअल इनकम क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। जब पॉजिटिव होगी तो उसकी वजह से जो डिवीजन ए की रेजिडुअल इनकम विल इंक्रीज, जो भी उसकी पहले थी उससे इंक्रीज कर जाएगी। उसके नतीजे में क्या हो जाएगा, ये वाला जो है वो ये डिवीजन इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। सेम सिचुएशन जो है वो डिवीजन बी के लिए होगी, लेकिन रिवर्स सिचुएशन जो है वो डिवीजन सी के लिए होगी, क्योंकि डिवीजन सी जो है वो इसको रिजेक्ट करेगा, क्योंकि इसकी वजह से इसका ओवरऑल जो रेजिडुअल इनकम है वो डिक्रीज कर जाएगी। अब आप जरा दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, अगर हम डिसीजन करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बेसिस के ऊपर, तो सिर्फ डिवीजन बी एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग डिसीजन करते हैं रेजिडुअल इनकम की बेसिस के ऊपर, तो फिर डिवीजन सी रिजेक्ट कर रहा है, जो है वो बाकी दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि इस सिचुएशन में दो डिवीजन रिजेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक बी डिवीजन जो एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर ये जो ए और बी है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन डिवीजन सी जो है वो इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देगा। सो इन दिस वे यू कैन कंक्लूड ऑल दीज रिमार्क्स। आप इस कमेंट्स को इस तरीके से आप लिख सकते हैं, आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं और इन कैलकुलेशंस को आप यूज करके आप न्यू प्रोजेक्ट के एक्सेप्टेंस या रिजेक्ट का जो है वो एक डिसीजन जो है वो कर सकते हैं। होप सो आप लोग जो है वो इनको अच्छे से समझ गए होंगे।